हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के वन शॉट में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आज डिस्कस करने वाले हैं। वन इज वर्नियर कैलिपर, द अदर इज स्क्रू गेज। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो पार्ट है, नीट एंड जेईई मेन दोनों ही एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आते रहे हैं। टॉपिक इजी है एंड डेफिनेटली स्कोरिंग है, तो आराम से जो भी थ्योरी हम आज डिस्कस करेंगे उसे कंफर्टेबली समझ लीजिए। जो एग्जाम्पल्स या पीवाईक्यूज मैंने पिक किए हैं इसके अंदर, उनको अगर अपन ढंग से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप नीट में या जेईई मेन में इस पर्टिकुलर सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन को क्रैक कर सकेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज में सबसे पहले तो अपन एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज का रोल क्या है, क्यों हमें रिक्वायर्ड है। तो गाइज देखिए, जो अपना नॉर्मल स्केल होता है, जो नॉर्मल मीटर स्केल अपन यूज करते हैं, जो नॉर्मल जो ज्योमेट्री बॉक्स स्केल अपन यूज करते हैं, उसका लीस्ट काउंट, द मिनिमम मेजरमेंट जो आप उस स्केल से ले सकते हो उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो उस स्केल से जो मिनिमम मेजरमेंट आप ले सकते हैं, दैट इज 1 mm। विद अ नॉर्मल स्केल वी कैन एक्यूरेटली मेजर अप टू 1 mm, राइट। वो 1 mm अपन उसके साथ एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। पर अगर मुझे उससे और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, मुझे और फर्दर स्मॉल मेजरमेंट चाहिए, लाइक अप टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, दैट इज 0.1 mm, या 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर, 0.01 mm, इन दैट केस अपन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ये दो सेटअप जो हैं वो अपन ऑफ कोर्स यूज कर सकेंगे। तो मेन मकसद जो है गाइज वो यही है कि नॉर्मल स्केल से तो आप 1 mm तक मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, और जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर अपन डिस्कस करेंगे उससे आप 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर और 100th ऑफ अ मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। राइट, तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, वर्नियर कैलिपर से शुरुआत करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली अप टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। पहले ये चीज अपन ध्यान रख लेंगे, ये 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर तक हमें एक्यूरेटली मेजर करके दे सकता है। जैसे नॉर्मल स्केल में गाइज, अगर अपन सेंटीमीटर्स में रीडिंग लें, नॉर्मल स्केल से मेजर करें, तो हम उसके अंदर जो मेजरमेंट लेते हैं तो अपन 3.2 कि भाई 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, इस तरह से अपन मेजर कर सकते हैं। 5.6, 2.3, हम इसके अंदर सेकेंड डेसिमल मेजर नहीं कर पाते हैं, राइट। एक नॉर्मल स्केल में हम 2.52 मेजर नहीं कर सकते हैं, वो मेजरमेंट अपन एक वर्नियर कैलिपर के थ्रू ले सकते हैं। दैट इज द मीनिंग व्हेन वी से कि इसको 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। मतलब वर्नियर कैलिपर के थ्रू आप किसी चीज का थिकनेस या डायमीटर 2.62 सेंटीमीटर, इस तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकेंगे यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। नाउ वर्नियर कैलिपर में उसके सेटअप में क्या क्या है, उसका जो ये पूरा वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर क्या नेमिंग है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो गाइज, वर्नियर कैलिपर मेनली कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसमें एक तो मेन स्केल होता है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर टाइप दिख रहा है ना, ये नॉर्मल स्केल जैसा ही है। अपना जो नॉर्मल स्केल होता है ना, अपन जो नॉर्मल पेंसिल स्केल यूज करते हैं, तो उस नॉर्मल स्केल जैसा ही है। तो ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द मेन स्केल। तो ये तो आपका मेन स्केल हो गया, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज मूवेबल। इस वाले पार्ट को आप आगे पीछे घुमा सकते हैं, इस मेन स्केल पे स्लाइड कर सकते हैं। तो यहां से इसको टाइट किया, लूज किया, और इस पोर्शन को आप पूरा पूरा घुमा सकते हैं। ये जो पार्ट है, दिस इज टर्म्ड एज द वर्नियर स्केल। तो इसके वजह से ये एक और कैलिब्रेशन दिख रहा है ना, यहां पर दिस इज टर्म्ड एज द वर्नियर स्केल। ठीक है, फिर ये जो दो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, ए और बी, ये आपके वर्नियर कैलिपर के जॉज कहलाते हैं, ये जॉज कहलाएंगे। ठीक है, यहां पे दिस इज द 0 ऑफ द मेन स्केल, और इस केस में अपन देखें तो यहां पर दिस इज द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का अपना एक 0 है, मेन स्केल का अपना एक 0 है, और एक मेटालिक स्ट्रिप है। जैसे मेनली वर्नियर में क्या होता है कि आप इन दोनों जॉज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप फंसा देते हैं, तो उसका थिकनेस, उसका डायमीटर, जैसे मान लो आपने एक स्फीयर इन दोनों के बीच में रख दिया, एक क्यूब या क्यूबॉइड इनके बीच में रख दिया, तो उसका थिकनेस, उसका लेंथ वगैरह क्या है, वो आप यहां पर सेकेंड डेसिमल इन सेंटीमीटर्स तक मेजर कर पाएंगे। तो एक तो चीजों का थिकनेस वगैरह मेजर करने के काम में आता है। दूसरा, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के थ्रू अपन किसी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो अगर उसका इंटरनल विड्थ मेजर करना है ना, तो ये जो ऊपर वाले पोर्शंस है ना, उनको ऐसे अंदर फंसा दिया जाता है, और वो अंदर फंसा के फिर मेजरमेंट लेना होता है। और यहां पे जो ये मेटालिक स्ट्रिप है, दिस मेटालिक स्ट्रिप इज बेसिकली यूज्ड
टू मेजर द डेप्थ ऑफ सम अपैरेटस, लाइक कि किसी लिक्विड, कोई कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, उसका डेप्थ आपको मेजर करना है कि वो कितना डेप्थ तक है, तो डेप्थ वगैरह मेजर करने में इसको यूज में लेते हैं। मोस्टली केसेस में हमें जो डीलिंग करनी होगी ना, वो इस वाले पोर्शन में करनी होगी कि आपने ऑब्जेक्ट को इन जॉज के बीच में फंसाया है और अकॉर्डिंगली अपन रीडिंग कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चंस में, थ्योरी में आपको ये टर्मिनोलॉजीज बार बार देखने मिलेंगे। द मेन स्केल दिस वन, द वर्नियर स्केल मूवेबल, द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर ये, जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, राइट। ये इसके कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन आगे यूज करने वाले। नाउ गाइज, इसकी रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें इवैल्यूएशन करना होता है लीस्ट काउंट का। जैसे अपन ने एक नॉर्मल स्केल में कहा कि नॉर्मल स्केल में लीस्ट काउंट 1 mm होता है। जो सबसे छोटा मेजरमेंट आप उस नॉर्मल स्केल से ले पाते हैं दैट इज 1 mm। और इस केस में जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम ले पाएंगे, हमारा टारगेट है कि वो हम 0.1 mm मतलब 1/10 ऑफ मिलीमीटर मेजर कर पाए। टारगेट हमारा ये है। बट लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला, उसका मेथडोलॉजी जो है वो अपन यहां पे अब डिस्कस कर रहे हैं। नाउ गाइस, द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। उसको वीसी या एलसी भी कहा जाता है। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लेंथ। मिनिमम कितना लेंथ मेजरमेंट अपन उससे ले सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैलकुलेशन में क्या होगा, आपको एक डिटेल क्वेश्चन बताता है कि जैसे मेन स्केल जो है, उस मेन स्केल पर, ये जो अपना मेन स्केल है, उस मेन स्केल पर आप देखो नॉर्मल कैलिब्रेशंस हैं जैसे एक स्केल के होते हैं, और वर्नियर के ऊपर कुछ लिमिटेड कैलिब्रेशंस, लिमिटेड मार्किंग्स बनी हुई हैं। तो उसमें आपको इस तरह का सिचुएशन बताया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बताया गया दैट द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल है उसके एक डिवीजन का साइज अगर मुझे बता दिया S यूनिट्स, यूजुअली वो मेन स्केल डिवीजन का एक का साइज अपना जो होता है वो 1 mm होता है, या पूरा डिवीजन अगर अपन देखें तो उसमें 1 सेंटीमीटर पूरा आता है। तो द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज S यूनिट्स एंड दैट ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज V यूनिट्स। अगर ये हमें डिटेल बता दिया कि मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज S है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का साइज अगर V है, राइट। दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन आपको बताता है दैट द लेंथ ऑफ n वर्नियर डिविजन्स, वर्नियर स्केल पे n नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं दे आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ n-1 मेन स्केल डिविजन्स। मतलब गाइज, जितने लेंथ में, जितने पोर्शन में मेन स्केल के 9 डिविजन्स हैं, उतने पोर्शन में वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स आ जाएंगे। समथिंग लाइक दिस कि द लेंथ ऑफ n वर्नियर डिविजन्स, मान लो ये 10 वर्नियर डिविजन्स हैं, इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ n-1 मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन। इस तरह का एक क्लॉज यूजुअली क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का एक क्लॉज यूजुअली क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि मेन स्केल के इतने डिवीजन वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन के इक्वल हैं। अब वो हर बार n और n-1 नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि भाई एक वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 8 डिवीजन के बराबर है, 9 के बराबर, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली मेन स्केल के डिविजन्स जो हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, नॉर्मल जैसे होते हैं। वर्नियर स्केल के डिविजन्स यूजुअली थोड़ा पास में, एंड दैट्स व्हाई जितने पोर्शन में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आ गए, उतने पोर्शन में मेन स्केल के 9 ही डिविजन्स आए, राइट। तो ऐसा एक क्लॉज क्वेश्चन में आपको मिलता है, राइट। ये क्वेश्चन का ही लैंग्वेज मैं पिक कर रहा हूं कि मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज अगर S है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का साइज अगर V है, एक तो ये बात। दूसरा, वर्नियर के n डिविजन्स जो हैं वो मेन के n-1 के बराबर है। तो गाइज, वर्नियर के n डिविजन्स देखो, एक वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का साइज क्या है V, तो ये n डिविजन्स का साइज क्या हो जाएगा, दिस इज n टाइम्स V। और मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज है S, तो n-1 डिविजन्स का साइज क्या हो जाएगा, तो ये n-1 टाइम्स S। तो ये हमें बोला गया है कि जो आपके मेन स्केल के n-1 डिवीजन का साइज है वो वर्नियर स्केल के n डिविजन्स का साइज हो जाएगा। और इसी को रीअरेंज करके गाइज, इसी को रीअरेंज करके वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो होता है दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ S-V। इसमें से अगर अपन S-V निकालें तो ये NV माइनस NS माइनस S, NV इक्वल्स टू NS माइनस S। और यहां से अपन अगर S-V की वैल्यू निकाल रहे हैं तो S-V आ रहा है S/N,
ठीक है, तो ये जो S माइनस वी है, S माइनस वी का मतलब क्या है? दिस इज द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड द साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का जो मेन स्केल जो है उसके एक डिवीजन का जो साइज है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का जो साइज है, उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, उन दोनों में जो फर्क है ना, उसको लीस्ट काउंट कहा जाएगा। दिस इज बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। अच्छा, यहां से जो ये S बाय N आया है, इसका मतलब क्या है? दिस S बाय N इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जो आपका मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का जो साइज है वो S हो गया, और N क्या है? N इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये लीस्ट काउंट के बारे में गाइज एक फॉर्मूले की तरह याद रखोगे, मैं सिंपल पॉइंट्स में बताता हूं। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर मतलब S और V का फर्क। S और V क्या है? S इज द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड V इज द साइज ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। उन दोनों का जो फर्क है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। वो कैलकुलेट कैसे होगा? उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आपको इस तरह की कुछ भाषा प्रोवाइड करेगा और आप उस भाषा को यूज करके, आप उस स्टेटमेंट को यूज करके समहाउ S माइनस वी तक पहुंचोगे। अगर इस तरह की सिचुएशन है N और N माइनस वन, यूजुअल सिचुएशन है, तो आपका लीस्ट काउंट जो आता है वो S बाय N आता है। S बाय N का मतलब है द साइज ऑफ वन MSD, MSD मतलब द मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, एक MSD का एक मेन स्केल डिवीजन का जो साइज है उसको नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से डिवाइड कर दो, तो दैट बिकम्स द लीस्ट काउंट। जैसे यूजुअल सिचुएशन में मेन स्केल डिवीजन पे अपन देखें तो मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन, मेन स्केल जो है उसका एक डिवीजन का साइज क्या होता है? तो एक डिवीजन का साइज होता है 1 mm। मैंने आपको बताया था मेन स्केल जो है वो तो नॉर्मल स्केल जैसा ही है, तो साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स यूजुअली कितना रहेंगे? तो 10 रहेंगे, अनलेस क्वेश्चन कुछ और मेंशन ना करे, तो वो 10 लिखा और ये डिवाइड किया, तो आपका लीस्ट काउंट का वैल्यू जो आ रहा है वो 0.1 mm आ रहा है ना। तो यूजुअल केसेस में इस तरह का ये डेटा आपको गिवन होता है जहां से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर पाते हो। देखो, तो ये S माइनस वी की वैल्यू आ गई आपकी S बाय N, है ना, एंड दिस क्वांटिटी S माइनस वी इज कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। इसी को अपन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, और वो फॉर्मूला हो गया आपका S बाय N। S बाय N का मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है यूजुअल में वो 1 mm रहेगा, एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। पूरे वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने? यूजुअल में वो 10 डिवीजन रहेंगे। तो नॉर्मल सिनेरियो है, अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप एक स्टैंडर्ड अपैरेटस मान के चलेंगे, एंड स्टैंडर्ड अपैरेटस में अगर स्टैंडर्ड सेटअप है तो स्टैंडर्ड सेटअप में आपके एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू जो है वो 1 mm रहने वाला है, आपके नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स जो है वो 10 रहने वाले हैं, और आपका लीस्ट काउंट जो आएगा वो 0.1 mm आने वाला है। तो ये आप एक स्टैंडर्ड सेटअप का डेटा याद कर सकते हैं। और इन केस अगर वो कुछ और कैलकुलेशंस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ और वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, तो मेथड आपके पास ये रहेगा जो अभी अपने डिस्कस किया। वो 10 वर्नियर डिविजन्स को 8 मेन स्केल के इक्वेट करेगा, तो भी अल्टीमेटली आपको S माइनस वी तक पहुंचना है समहाउ। वो जो S माइनस वी की वैल्यू आएगी ना, आप उसी को लीस्ट काउंट कहेंगे, आपके लिए वही लीस्ट काउंट वैल्यू रहेगी। राइट, तो ये तो लीस्ट काउंट हुआ। अब इसके बाद वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे लेते हैं? राइट, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग किस तरह से लिया जाए? तो गाइस देखो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले तो आप ना यहां पे इन दोनों जॉज के बीच में आपका वो ऑब्जेक्ट आप फंसा दीजिए। मान लीजिए आपको एक छोटा सा बॉल है, उसका डायमीटर मेजर करना है, एक ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ या विड्थ मेजर करना है, तो आपने इन दोनों जॉज के बीच में उस ऑब्जेक्ट को फंसाया। अच्छा, जैसे ही उन दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट को फंसा रहे हैं तो ये वर्नियर स्केल को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा यहां जगह बनाने के लिए, तो वर्नियर स्केल थोड़ा मेन स्केल पर स्लाइड करेगा। वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल पर थोड़ा आगे स्लाइड करेगा। तो आप देखिए, जो वर्नियर स्केल का 0 है, ये जो वर्नियर स्केल का 0 है यहां पर, ये मेन स्केल में यहां 1 आ चुका है, इधर पीछे कहीं 2 आ गया होगा, और ये 2 और 3 के बीच में आप देख रहे हैं वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 2 और 3 के बीच में। मतलब इसमें जो रीडिंग आनी है वो 2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है।
वो भी मैं आपको जूम करके बताता हूं पूरा। बट द पॉइंट इज, जैसे आप यहां पे ऑब्जेक्ट फंसाएंगे, आपको यहां जगह बनाने के लिए वर्नियर स्केल को पीछे स्लाइड करना होगा। स्लाइड करते ही जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है ना, वो मेन स्केल के किसी एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में आ रहा होगा, और वहां से रीडिंग इनिशिएट होगी, राइट? वहां से रीडिंग इनिशिएट होगी। तो मान लीजिए जब आपने रीडिंग के लिए वो ऑब्जेक्ट फंसाया, तो ये जो आपके वर्नियर स्केल का जीरो है, वो आपके मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल है, और ये आपका मूवेबल वर्नियर स्केल है। तो आप देखो उस मेन स्केल पे तो अपने नॉर्मल कैलिब्रेशन जैसे सेंटीमीटर्स के होते हैं ना, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वैसे बने हुए हैं, और 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में वो 10 डिविजन्स, और ये आपका वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जीरो, आप देखो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 3 और 4 के बीच में। दैट मीन्स रीडिंग जो आनी है वो 3 पॉइंट समथिंग आनी है, राइट? 3 पॉइंट समथिंग आनी है। नॉर्मल स्केल से 3.2, 3.3, 3.4 सेंटीमीटर ये रीडिंग तो अपन नॉर्मल स्केल से ले सकते थे, बट वर्नियर से फायदा क्या होगा? वर्नियर से फायदा होगा कि हम 3.25 भी मेजर करना है, 3.27 भी मेजर करना है, तो उस तरह का मेजरमेंट वर्नियर दे देगा। तो आपने देखा कि यार वर्नियर का जीरो मेन के 3 और 4 के बीच में, दैट मीन्स रीडिंग जो आनी है वो 3 पॉइंट समथिंग आनी है। अच्छा, 3 पॉइंट समथिंग में भी देखो, दिस इज 3.1, दिस इज 3.2, दिस इज 3.3, ठीक है? और वर्नियर का जीरो जो है वो 3.3 से थोड़ा आगे है। दैट मीन्स रीडिंग जो है वो आपका 3.3 प्लस समथिंग है, ठीक है? जहां भी आपका वर्नियर स्केल आ चुका है ना, वो जॉज में ऑब्जेक्ट को फंसाने के बाद पहले तो वहां तक रीड कर लो नॉर्मली जैसे करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया, फिर ये 3 सेंटीमीटर एंड 1 mm, 2 mm, 3 mm, 3.3 सेंटीमीटर तक तो मेजर हो चुका है। अब इसके बाद मुझे ये एक्स्ट्रा गैप और मेजर करना है। जो वर्नियर स्केल है वो 3.3 और 3.4 के बीच में है। आप देखो ये लाइन जो है ये 3.4 वाली है, तो आपका वर्नियर स्केल 3.3 और 3.4 के बीच में। और बेसिकली वी कैन सी दैट ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, मुझे 3.3 के बाद एक्स्ट्रा कौन सा, ये वाला मेजर करना है। तो अब ये वाला मेजरमेंट कैसे निकालें, उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि पहले आप ये 3.3 वाली रीडिंग तो पहुंच गए, उसके बाद आपको देखना है कि वर्नियर स्केल पर कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। जैसे आप देखें यहां पर ये डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये वाला भी कोइंसाइडिंग नहीं है, ये भी ओवरलैपिंग नहीं है, ये भी ओवरलैपिंग नहीं है, बट यहां पे ओवरलैप हो गया। तो वर्नियर का ये वाला डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है वो मैटर नहीं है। वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है वो पता करना है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि यहां पर 0 ये था, तो 1, 2, 3 और 4 वर्नियर का 4th डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है? तो वर्नियर का अगर 4th डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां ये S माइनस V का फर्क आया है ना। जब आप इस जगह से, भाई जहां ओवरलैपिंग हो रही है तो यहां तो दोनों बराबर हो गए, इस वाली जगह आप देखो तो थोड़ा सा फर्क आ गया दोनों में। क्यों? बिकॉज मैंने कहा था कि वर्नियर के डिविजन्स थोड़े छोटे हैं, मेन स्केल के डिविजन्स बड़े हैं। 10 वर्नियर डिविजन्स 9 मेन स्केल के बराबर है, तो दोनों में फर्क तो आना था। एग्जैक्ट ओवरलैपिंग हर जगह तो नहीं हो सकती, तो यहां इन दोनों में गैप कितना आया? इन दोनों में वही गैप आया है जो S और V का फर्क था, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का फर्क था, S माइनस V जो था, दैट मींस लीस्ट काउंट जो था। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक्चुअली लीस्ट काउंट के बराबर है। फिर और आगे बढ़े तो यहां पर वो डिफरेंस और बढ़ गया, ये 2 टाइम्स लीस्ट काउंट हो गया, या 3 टाइम्स लीस्ट काउंट हो गया, 4 टाइम्स लीस्ट काउंट हो गया। बिकॉज आप जैसे जैसे इधर पीछे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जो आपके वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं वो छोटे हैं, मेन स्केल के डिविजन्स बड़े हैं, तो हर एक स्टेप बाद वो S और V में जो फर्क है ना, वो एडअप होते जा रहा है। तो यहां दोनों में कोई, यहां ओवरलैपिंग हो गई, यहां पे S माइनस V का गैप आ गया, यहां 2 टाइम्स S माइनस V का गैप आ गया, यहां 3 टाइम्स S माइनस V का गैप आ गया, और यहां 4 टाइम्स S माइनस V का गैप आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग हमें निकालनी है, एक्चुअली क्या है? ये 4 टाइम्स S माइनस V है, मतलब 4 टाइम्स लीस्ट काउंट है ये, और वो आपको अब इस पोर्शन में ऐड करना होगा ना। ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात हुई। हमें न्यूमेरिकल्स में क्या करना है? हमें मेथड ध्यान देना है, मेथड पे ध्यान देना कि सबसे पहले तो देखो कि वर्नियर स्केल मेन स्केल पर कहां है।
तो वर्नियर स्केल मेन स्केल में 3.3 के आगे, तो मुझे बताया कि आंसर जो आएगा वो 3.3 और 3.4 के बीच का आएगा, तो 3.3 प्लस समथिंग, तो इसको तो कहा जाता है MSR, मेन स्केल रीडिंग। ये हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग। फिर उसके बाद आप वर्नियर स्केल पे आ जाओ। वर्नियर स्केल पे देखिए कि वर्नियर का कौन सा नंबर का डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने देखा कि यार यहां ओवरलैपिंग नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, इस जगह ओवरलैपिंग आया, तो 1 2 3 एंड 4, फोर्थ नंबर का डिवीजन कोइंसाइड किया, तो आप वो फोर्थ नंबर का जो डिवीजन है ना उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो और वो जोड़ते ही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना था ना 3.3 के आगे, वो आपका ऐड हो गया है एज 4 टाइम्स लीस्ट काउंट। जिस नंबर का भी डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, उस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, तो अब आपका लीस्ट काउंट कितना था? 3.3 सेंटीमीटर तो हम रीड कर चुके हैं मेन स्केल पे। लीस्ट काउंट अपना था 0.1 mm, है ना, जो अपन ने अभी डिस्कशन में पीछे सॉल्व किया था, तो आपका लीस्ट काउंट 0.1 mm था, मतलब 0.1 mm है, तो 0.01 सेंटीमीटर है, बिकॉज ये सेंटीमीटर में कैलकुलेशन चल रहा है, तो 0.1 mm, जिसको मैंने 0.01 सेंटीमीटर लिखा है, अब उसके हिसाब से देखें तो 0.04 बन के दिस इज 3.34 सेंटीमीटर बिकम्स द फाइनल रीडिंग। ठीक है, तो 3.3 तक तो हमें पता ही था, और मुझे बताया कि आंसर 3.3 और 3.4 के बीच में आना है, तो 3.34 आ गया उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड मेथड रहता है एक वर्नियर कैलिपर को रीड करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोजीशन ऑफ 0 ऑन द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट विच डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल exactly coincides with some division on the main scale, वो पता करो। Thus, in order to obtain the vernier scale reading, the vernier division exactly coinciding with the main scale division is now multiplied by the least count। जिस नंबर का, जैसे वर्नियर का 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता ना, तो 6 टाइम्स लीस्ट काउंट को MSR में ऐड कर देते। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। Now this vernier reading is added to the main scale reading to obtain the required length of the object। ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना, एक वर्नियर कैलिपर को, वर्नियर स्केल को रीड करने का, राइट। अब गाइज इसके अंदर एक इश्यू जो आता है, दैट इज ऑफ कोर्स द एरर पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो एरर। इसमें जीरो एरर की पॉसिबिलिटी रहेगी, और मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये जीरो एरर वाली बात देंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो जीरो एरर क्या है? जीरो एरर ये है कि जब आप वर्नियर के जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ना फंसाएं, जब आप वर्नियर के जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ना फंसाएं, जब आप वर्नियर स्केल को पूरा लेफ्ट में ले आए, जॉज बिल्कुल चिपका दें, तो ऐसे केस में अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है, सॉरी कोइंसाइड कर जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, इसमें पहले से कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, तो देयर इज निल एरर, कोई जीरो एरर नहीं है। नाउ देयर इज द पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन, जो उसकी बनावट है, जो जिस तरह से उसको प्रिपेयर किया है, कुछ कारणों से वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से ओवरलैप, मतलब एज इन कोइंसाइड ना करे, हो सकता है ना करे। तो ऐसे केस में गाइस 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से थोड़ा आगे शिफ्टेड रहेगा, ऐसे केस में उसको हम पॉजिटिव एरर कहेंगे, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल से 0 से थोड़ा सा पीछे रहेगा, उसको अपन नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। तो अगर दोनों के 0 कोइंसाइड कर रहे हैं तब तो निल एरर हो गया। अगर वर्नियर का 0 ऑलरेडी थोड़ा आगे खिसका हुआ है, मेन स्केल के 0 से आगे खिसका हुआ है, तो वो पॉजिटिव एरर कहलाता है। और अगर वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे की तरफ है, ऑलरेडी जॉज चिपकाने पर वो 0 से पीछे आ रहा है, तो ऐसे केस में उसको नेगेटिव जीरो एरर कहा जाता है ना। तो ये तो एरर का अपन ने टाइप समझ लिया कि जीरो एरर होता क्या है। नाउ बात ये आती है कि जीरो एरर कैसे करेक्ट, मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाए और उसको फिर रीडिंग में एडजस्ट कैसे करना है। तो गाइज अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर मैंने क्या बताया कि जब आपके वर्नियर स्केल का 0 आपके मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, उस केस को पॉजिटिव एरर बोलते हैं। अब उसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव एरर आने का मतलब कि जब मैंने इसमें इन जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फंसा रखा है, तब भी आपका वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल से थोड़ा आगे खिसका हुआ है,
इसका मतलब ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग दिखा रहा है जो बाद में जाकर आपको अपनी रीडिंग में से माइनस करना होगा। भाई अगर मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हो रहा हूं और उस वेइंग मशीन का पॉइंटर ना ऑलरेडी 1 किलोग्राम पे है, ऑलरेडी 0 से आगे निकला हुआ है पॉइंटर, और अगर अब मैं उस पर खड़ा हुआ, उसने मेरा मेजरमेंट जो बताया वो 69 किलोग्राम मान लो बताया, तो मुझे पता है कि यार उसमें तो ऑलरेडी 1 किलोग्राम का एरर था, 1 किलोग्राम की रीडिंग तो पहले ही थी। तो अगर वो 69 बताएगा तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई मेरी रीडिंग एक्चुअली 68 रही होगी, बिकॉज 1 किलोग्राम का पॉजिटिव एरर तो उसमें ऑलरेडी था, 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा वो दिखाने वाला है। सिमिलरली इसका 0 ऑलरेडी थोड़ा आगे निकला हुआ है, दैट मीन्स ये एक्चुअल से आपको ज्यादा वैल्यू बताएगा, तो आपको बाद में जाकर उस एरर को माइनस करना पड़ेगा कि भाई ये पहले से जो रीडिंग आ रखी थी इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो गाइस पॉजिटिव 0 एरर्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, है ना, पॉजिटिव 0 एरर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे फाइनली। तो अपन यहां पे देख रहे हैं अभी कैलकुलेशन करनी कैसे। तो पहले तो ये जॉज मिला दो, जॉज मिला दो। अब जॉज मिलाने के बाद जैसे ही आपने देखा कि यार वर्नियर का, जैसे अगेन यहां पे 0 मैच नहीं कर रहे, तो आप देखो कि वर्नियर का कौन से नंबर का डिवीजन, वर्नियर का कौन से नंबर का डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अगेन सेम स्टोरी है कि यहां पर ये कोइंसाइडिंग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहां पे फोर्थ डिवीजन 1 2 3 एंड 4, तो ये फोर्थ डिवीजन में यहां पे कोइंसाइडिंग है। तो जिस नंबर का डिवीजन कोइंसाइडिंग है ना, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो विद द सेम लॉजिक। आपको क्या देखना था कि ये एक्स्ट्रा गैप कितना आ रखा है पहले से ही, तो वो कहां से कैलकुलेट होना चालू होगा, जहां ओवरलैपिंग हुई है ना वहां से पीछे आएंगे कि भाई यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है, इस जगह पे डिफरेंस आ गया 1 टाइम्स लीस्ट काउंट का, यहां पे डिफरेंस आ गया 2 टाइम्स लीस्ट काउंट, 3 टाइम्स लीस्ट काउंट और 4 टाइम्स लीस्ट काउंट का डिफरेंस आ चुका है। लीस्ट काउंट मतलब वही S माइनस वी, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है S माइनस वी, इसी को लीस्ट काउंट बोल रहा हूं। तो मैंने देखा कि यार यहां पे 4th नंबर का डिवीजन ओवरलैपिंग है, तो एरर जो होगा इसमें दैट विल बी 4 टाइम्स लीस्ट काउंट, एंड सिंस ये पॉजिटिव एरर है तो इसको प्लस एरर लिख रहे हैं, है ना, इसको एक पॉजिटिव एरर कहा जाता है, तो आपने +4 ये LC लिख दिया। अब यूजुअली क्या होता है, देखो जनरल तरीका तो ये होता है कि जब भी आपको ट्रू रीडिंग निकालनी होती है, तो आप जब भी आपको ट्रू रीडिंग निकालनी होती है तो आप ऑब्जर्व्ड रीडिंग, मतलब आप जो ऑब्जर्व करेंगे वर्नियर कैलिपर पे, उसमें से आपको एरर माइनस करना है, उसमें से आपको एरर माइनस करना है। तो दिस ट्रू रीडिंग is always equals to minus the 0 error. ठीक है, द ट्रू रीडिंग इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस द 0 एरर, और 0 एरर जो है उसको हमेशा साइन के साथ यहां सब्स्टिट्यूट करो। ये एक नजरिया होता है ये कैलकुलेशन का, फॉर्मली थ्योरी ऐसे बनी हुई है कि पॉजिटिव 0 एरर मतलब एक प्लस साइन के साथ आप एरर को लिखोगे कि भाई एरर कितना है, तो एरर है +4 टाइम्स LC, और उस एरर को फिर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपके ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से आप यहां पे एरर लिख रहे हो। अब ये एरर अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ये फॉर्मूला वगैरह अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो आप तो सिंपली ये ध्यान रख रहे हैं कि आप पहले एरर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आप पहले एरर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो एरर का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, कैसे निकाल लिया कि यार वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन से, कोई डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो आपको पता चला कि यार 4th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आपका एरर आ गया 4 टाइम्स LC। अब सिंस पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर जो है ना वो आपकी अपनी मेजर्ड रीडिंग में से माइनस कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी वो ज्यादा रीड कर रहा है तो आपको एरर उसमें से माइनस करना होगा एक्चुअल निकालने के लिए, तो वो अपनी कैलकुलेशन बनी। ठीक है, अब नेगेटिव 0 एरर की बात अगर करें तो नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है कि आप इस केस में आपका जो वर्नियर स्केल का 0 होगा वो मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका हुआ होगा, थोड़ा लेफ्ट में शिफ्टेड होगा। ऐसे केस में अगेन वर्किंग वही है, प्रैक्टिकली अपन देखें तो क्या हो रहा है कि आपका वर्नियर का 0 अगर थोड़ा पीछे है, इसका मतलब जो आप रीड कर रहे हो एक्चुअल रीडिंग उससे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज 0 तो पीछे रह गया था, तो उसको वो वाला रास्ता भी ट्रैवल करके आना है जितना वो पीछे रह गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो वेइंग मशीन पे खड़ा हूं
और उसका पॉइंटर जो है वो कुछ थोड़ा सा अमाउंट पीछे है, 0 पे नहीं, थोड़ा सा पीछे, 1 किलोग्राम टाइप पीछे है, तो अगर उसने मेरी रीडिंग 69 बताई है तो मैं समझ जाऊंगा कि यार इसका तो पॉइंटर ऑलरेडी 1 किलोग्राम पीछे था, तो ये 69 नहीं, एक्चुअली मेरी रीडिंग 70 होनी चाहिए। तो नेगेटिव जीरो एरर जो है मैग्नीट्यूड वाइज जब कैलकुलेट होगा तो हमारी ऑब्जर्वेशन वाली रीडिंग में नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करना पड़ेगा कि भाई तुझसे ये वाली रीडिंग तो छूट गई, तेरा जीरो जो था वो ऑलरेडी पीछे खिसका हुआ था, तो ये वाली रीडिंग तो तूने मिस कर दी है और ये रीडिंग मुझे फिर अपने मेजर्ड वाले में ऐड करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव जीरो एरर जो है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से, नेगेटिव जीरो एरर का मैग्नीट्यूड आपको अपनी मेजर्ड रीडिंग में ऐड करना होता है और पॉजिटिव जीरो एरर का मैग्नीट्यूड आपको अपनी मेजर्ड रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जैसे आपने वही जॉज मिलाए, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा पीछे था, फिर आपने ढूंढा कि भाई ओवरलैपिंग कहां हो रही है, तो आपने देखा ओवरलैपिंग यहां पे हो रही है, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन पे हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको 6 इंटू एलसी नहीं करना है, नेगेटिव जीरो एरर में 6 इंटू एलसी नहीं करना है, आपको देखना है कि भाई वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कौन सा नंबर का डिवीजन को इनसाइड किया, तो 6th नंबर का डिवीजन को इनसाइड किया, तो 10 - 6 मल्टीप्लाइड बाय LC विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एरर। क्यों ऐसा किया है? बिकॉज यहां पे ओवरलैपिंग है, इधर से ये डिफरेंस आना चालू हुआ है ना, तो यहां डिफरेंस कितना आया, 1 टाइम्स LC, 2 टाइम्स LC, 3 टाइम्स LC और ये 4 टाइम्स LC अमाउंट से पीछे खिसका हुआ है। ठीक है, आप देखो ये 10 जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा, तो 4 टाइम्स LC से वो पीछे रह गया और वही वो पीछे कितना रह गया है वही अपनी कैलकुलेशन हुई है। अगर यहां पे थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता तो मैं वो 10 - 3 मतलब 7 टाइम्स LC अपना एरर का वैल्यू होता। अगर ये 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता तो 10 - 7 मतलब 3 टाइम्स LC मेरा नेगेटिव जीरो एरर होता। तो इस केस में आपका एरर जो होगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स LC, बट नेगेटिव जीरो एरर है तो -4 LC आपका एरर वैल्यू बनेगा। देखो अगर एरर साइन के साथ दिया जाए, मैं आपको बस न्यूमेरिकल्स वगैरह के हिसाब से एक बार वापस समझा देता हूं कि अगर आपको एरर साइन के साथ दिया जाए तो बता देते हैं कि पॉजिटिव एरर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस के साथ लिखा जाता है, एंड नेगेटिव जीरो एरर जिसको अपन कह रहे हैं नेगेटिव जीरो एरर, नाम से समझ में आ रहा है, वो माइनस होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी ऐसे। और आपको जब कैलकुलेशन करनी होगी ना ट्रू रीडिंग की, तो ट्रू रीडिंग में क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से हमेशा एरर को माइनस ही करेंगे, पर अगर आप एरर को माइनस कर रहे हो तो वहां एरर को आप विद साइन रखिए। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो यहां अगर आप प्लस पॉजिटिव एरर रखोगे तो अल्टीमेटली वो ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से माइनस हो जाएगा, और अगर आप यहां पे नेगेटिव एरर रखोगे, नेगेटिव एरर की वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, आपके ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में एरर साइन के साथ दिया है तब तो आप उस एरर को, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर अगर साइन के साथ दिया है तब तो आप उस एरर की वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख दो, इस फॉर्मूला में आप एरर को साइन के साथ रख दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। बट अगर आप एरर के साथ डील कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर पॉजिटिव एरर है मतलब आपके स्केल ने ऑलरेडी ज्यादा रीड कर लिया है तो आप अपनी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को माइनस कर लीजिए। अगर नेगेटिव एरर है इसका मतलब आपका जो स्केल है वो थोड़ा कम रीड कर रहा है बिकॉज वो पीछे रह गया था वर्नियर का जीरो, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा और ऐड करना होगा, रीडिंग एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में आप एरर का मैग्नीट्यूड ऐड कर लीजिए। तो अगर मैग्नीट्यूड्स में डील कर रहे हो तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग है, और एरर को अगर साइन के साथ डील कर रहे हो तो इस फॉर्मूले में एरर को साइन के साथ रख दो, अपने आप सेम रिजल्ट्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बस यहां ध्यान रखना पॉजिटिव जीरो एरर में सीधा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू LC, वो हो गया। नेगेटिव जीरो एरर में कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है उसको पहले 10 में से माइनस करो, तो 8 तक कोइंसाइड कर रहा होता है 10 - 8 इंटू LC, वो आपका एरर का वैल्यू बनता। राइट, तो अब इसको एक एग्जांपल में अपन अप्लाई करके देख लेते हैं, जो भी मैंने लैंग्वेज बोला उसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर एक बार स्क्रू गेज पे आएंगे, फिर मिक्स प्रॉब्लम्स लेंगे दोनों की। तो कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, इट सेज 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने कहा था मेन स्केल तो एक नॉर्मल स्केल की तरह होता है, तो 10 मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर, जैसा अपना नॉर्मल स्केल में होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 10 डिवीजन मिलकर 1 सेंटीमीटर बना देते हैं। तो 10 मेन स्केल डिवीजन
अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो वी नो दैट वन मेन स्केल डिवीजन को ही अपन एस बोलते थे, है ना? तो वो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, तो दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन एस की वैल्यू जो है वो 1/10 सेंटीमीटर आ गई। नाउ इट सेज 10 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू द 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो 10 वर्नियर डिवीजन मतलब 10V will be equals to 9S। 10V is equals to 9S। अब इसमें मुझे वो S माइनस V कैलकुलेट करना है। आप S माइनस, ये जब भी ऐसा हो ना कि N वर्नियर डिवीजन इज N माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, तो आप डायरेक्टली अपना लीस्ट काउंट S बाय N लिख सकते हैं, S माइनस V से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो S माइनस V से कैलकुलेशन बना लीजिए। तो गाइज वी नो दैट 1S इज 1/10 सेंटीमीटर। तो आपका जो लीस्ट काउंट आएगा क्या था? S/N था। जो लीस्ट काउंट आया था वो S/N था। उसमें S की वैल्यू कितनी है? तो S की वैल्यू मेरी 1/10 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है। और वर्नियर डिविजन्स कितने हैं? तो 10 वर्नियर डिविजन्स हैं। तो ये 10 वर्नियर डिविजन्स हैं, तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो गया या 0.1 mm हो गया, जो अपना स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड वाला ही डेटा आपको दे रखा है। तो या तो आप ऐसे कर लोगे लीस्ट काउंट, या फिर आप चाह रहे कि नहीं मैं तो S माइनस V से कैलकुलेट करूं, तो आप उसको लीस्ट काउंट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। इट इज S माइनस V। तो अपना S कितना है? S जो है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, माइनस V कितना है? V है 9S/10। 9S/10 है ना, 9S/10 है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं S माइनस V में दिस इज S माइनस V हो जाएगा 9S/10। ठीक है, ये आपका 10 माइनस ये आपका S/10 हो जाएगा। और S/10 कर रहे हैं, ये S कितना था? 1/10 था, तो ये 1/100, तो 0.01 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो आपको लीस्ट काउंट S माइनस V से कैलकुलेट करना है, तो ये S माइनस V कितना लिखा? V को लिखा 9S/10, तो ये आपका S/10 बचा। S/10 मतलब वो 1/100 हो गया, तो 0.01 सेंटीमीटर, एक ही बात है। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, लीस्ट काउंट आ गया। नाउ zero of the vernier scale is to the right of zero of marking with 6 vernier divisions। zero of vernier scale is to the right of zero of marking of the main scale, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर आने वाला है with 6 vernier divisions coinciding। तो मैंने पॉजिटिव एरर निकाल लिया, ठीक है, और मैंने बोला था पॉजिटिव एरर में जिस नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर जाए उसको LC से, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 टाइम्स लीस्ट काउंट इज द पॉजिटिव जीरो एरर, और लीस्ट काउंट 0.01 है, तो 0.06 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव एरर है। मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन। नाउ विथ मेन स्केल डिवीजन एंड द एक्चुअल रीडिंग फॉर द लेंथ ऑफ मेजरमेंट इज 4.3। एक्चुअल रीडिंग 4.3 है। अब अपन फाइनल रीडिंग लिख रहे हैं गाइज। तो क्वेश्चन ने बोला है कि रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग तो 4.3 है सेंटीमीटर्स में, विथ 2 वर्नियर डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल ग्रेजुएशन। एक्चुअल रीडिंग में 4.3 तो दिख रहा है मेन स्केल पे, जैसे मैंने बताया था, और उसके आगे वर्नियर का सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो ये आपका MSR हो गया, मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर रीडिंग क्या हो जाएगी? जो नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको LC से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर जो पॉजिटिव एरर है, जो एक्स्ट्रा उसने रीड किया हुआ है, वो आपको अपने मेजर्ड में से माइनस करना होगा। तो माइनस द पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर ये माइनस हो रहा है, तो 0.06 माइनस हो रहा है। तो इफेक्टिवली दिस इज 4.3 प्लस ये 2 टाइम्स LC 0.02 माइनस 0.06, तो दैट कम्स आउट एज 4 ये आपका 0.04 इसमें से माइनस हो रहा है, तो 0.04 माइनस हो जाएगा, तो ये 4.26 बचेगा। ये आपका सिचुएशन, ठीक है। सिंस एरर था तो वो एरर वाला पार्ट माइनस किया, तो 4.3 तो MSR था, 2 डिविजन्स कोइंसाइडिंग थे, तो 2 टाइम्स LC ऐड हुआ, और पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो ऑलरेडी आगे खिसका हुआ है, तो पॉजिटिव एरर को माइनस करना होता है, वो अपन पहले बात कर चुके थे। तो ये हो गया सॉल्व, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के आते हैं। इसके अंदर तो सारी कहानी आ गई कि भाई आपसे लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट करवा लिया, आपसे यहां पे एरर कैलकुलेशन भी करवा रही है, आपसे MSR भी रीड करवा लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, और बाकी क्वेश्चंस आप देखोगे ना, इसी के कुछ सब पार्ट्स होंगे, इसी से रिलेट होते होते छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, राइट। तो ये तो आपका वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड थियोरी हुआ।
राइट तो नेक्स्ट अपन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाउ दिस इज अबाउट द थियोरी ऑफ स्क्रू गेज। एक बार स्क्रू गेज का भी थियोरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस वगैरह पिक करेंगे। अब स्क्रू गेज जो है दैट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू। एक स्क्रू की वर्किंग, एक स्क्रू का ये ओवरऑल सिनेरियो क्या रहता है, उस चीज को पहले समझते हैं और उसका फिर एप्लीकेशन स्क्रू गेज में समझ में आ जाएगा। तो गाइस जैसे वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर आपका 0.1 mm मतलब 0.01 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में सेकंड डेसिमल तक की कैलकुलेशन में आपको रीडिंग करके दे रहा है। जैसे नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm हो गया, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आपको 0.01 mm मिलेगा। मतलब सेंटीमीटर्स में अगर अपन देखें तो ये थर्ड डेसिमल तक आपको वैल्यू रीड करके देगा इन सेंटीमीटर्स। दिस इज 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर इन स्क्रू गेज। इट्स 1 mm इन नॉर्मल स्केल, 1/10th mm इन वर्नियर कैलिपर एंड 1/100th mm इन स्क्रू गेज। ये और फाइन रीडिंग और थर्ड डेसिमल इन सेंटीमीटर्स आपको ये रीड करके दे रहा है। तो स्क्रू गेज जो है वो आपको और प्रिसिशन वैल्यू बता रहा है। नाउ गाइस ये जैसे मैंने कहा ये एक माइक्रोमीटर स्क्रू के वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक नॉर्मल स्क्रू में देखो क्या होता है कि जैसे एक स्क्रू अपन कंसिडर करते हैं तो उसका यहां पर एक कैप होता है जिसको अपन घुमाते हैं, है ना। घुमाने के बाद जैसे इस स्क्रू के ऊपर ऐसे स्लीव्स बनी होती हैं, ऐसे स्लीव्स बनी होती हैं। तो एक स्लीव और अगली स्लीव के बीच में जैसे ये स्क्रू का हेड है एंड यू नो दैट जैसे इसको अपन ऐसे घुमाते हैं ये स्क्रू जो है ये अंदर की तरफ जाता है। जिसके अंदर भी आप वो स्क्रू लगा रहे हो ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। तो यहां से आप इस कैप का रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं उसको, और जो स्क्रू हेड है वो ऐसे लीनियर मोशन की तरह अंदर जा रहा है। तो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन, जब आप इस कैप को एक राउंड पूरा घुमा दोगे ना तो जितना लीनियर डिस्टेंस ये स्क्रू अंदर जाता है उसको पिच कहा जाएगा। राइट, द पिच ऑफ द स्क्रू is basically the linear distance moved by this screw head in one rotation of the cap. तो अगर ऐसा बोला जाए कि यार कैप के 10 रोटेशंस में स्क्रू इतना सेंटीमीटर्स अंदर गया तो एक रोटेशन में कितना जाएगा वो निकालो और उसी को पिच बोलेंगे, है ना। तो एक रोटेशन में ये स्क्रू अंदर कितना जाएगा उसको पिच कहा जाता है ऑफ द स्क्रू। और अच्छा पिच जो है उसको बेसिकली ये एक स्लीव और अगली स्लीव के बीच में जो गैप है, ये यहां से यहां तक का जो गैप है ना, एक स्क्रू के ऊपर जो वो कट्स बने होते हैं, स्लीव्स बनी होती हैं, वो एक स्लीव से दूसरे स्लीव के बीच का जो गैप है उसको भी अपन पिच ही बोलते हैं। दैट्स द सेम थिंग। तो जैसे एक रोटेशन आप करते हो तो वो एक स्लीव से दूसरे स्लीव पे ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा अंदर चला जाता है। राइट, तो देखिए द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू इज कॉल्ड द पिच। तो एक तो ये टेक्निकल टर्म ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रेड्स ऑन द स्क्रू। इट इज यूजुअली 1 mm और 0.5 mm। ये क्वेश्चन आपको बताएगा, है ना। ये पिच की बात हो रही है, लीस्ट काउंट नहीं है। ये लीस्ट काउंट तो अभी निकालना है अपन को। 1 mm तो लीस्ट काउंट नॉर्मल स्केल का था, तो ये आपका पिच वैल्यू आया है अभी तो कि इसके एक रोटेशन में ये कितना अंदर जाता है उसको पिच कहा जाता है। ठीक है, नाउ मान लीजिए आपका जो सर्कुलर कैप है, ये जो सर्कुलर कैप है इसके ऊपर अगर मैं 100 इक्वल डिवीजन बना दूं, इस सर्कुलर कैप के अगर मैं 100 इक्वल डिविजन्स बना दूं, इसके ऊपर ऐसे कैलिब्रेशन दिख रहे हैं, इसके ऊपर अगर 100 इक्वल डिवीजन बना दूं तो ऐसे केस में क्या मतलब हुआ कि जब इसको मैं 100 डिविजन्स में घुमा रहा हूं, एक रोटेशन का मतलब 100 डिविजन्स घुमा दिया पूरा, तो 100 डिविजन्स घुमाने में जितना वो आगे बढ़ेगा वो पिच के बराबर आगे जाएगा। अगर वो 100 डिविजन्स घुमाने पर पिच के बराबर डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है तो वो एक डिवीजन घुमाने पर कितना आगे बढ़ेगा, तो पिच बाय 100, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। और उस पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स को कहा जाता है लीस्ट काउंट। इसी को मिनिमम मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज कहा जाएगा जब अपन आगे अभी स्क्रू गेज में बढ़ेंगे। अभी तो मैं माइक्रोमीटर स्क्रू के बारे में आपको बता रहा हूं, बट लीस्ट काउंट क्या है गाइस? लीस्ट काउंट है बेसिकली द पिच, जो भी समझाया, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, जो यूजुअली 100 होते हैं, कई बार 50 भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन बताता है हमें। बट मीनिंग क्या है, अगर मैं सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स बना दूं तो जब मैं एक रोटेशन पूरा कर रहा हूं तो पूरा 100 डिवीजन घुमाया है हमने उसको, तो 100 डिवीजन घुमाने से वो पिच अमाउंट के बराबर अंदर गया। तो एक डिवीजन घुमाने से कितना जाएगा, तो पिच अपॉन 100 जाएगा। या अगर वो 50 डिवीजन होते तो पिच अपॉन 50 जाता। तो उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। दैट लीस्ट काउंट इज द पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज डिफाइंड एज द लीस्ट काउंट। दैट बिकम, जैसे पिच अभी अपन ने डिस्कस किया था, यूजुअली कितना होता है, 1 mm होता है, और डिविजन्स कितने होते हैं सर्कुलर स्केल पे 100, तो आपका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, तो 1/100
मतलब 0.01 mm जो हम चाह रहे थे, 1/100th of mm जो हम चाह रहे थे, वो आपका लीस्ट काउंट बन जाएगा। तो सपोज द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड द पिच इज 1 mm। अगर ऐसा हो तो ये कई बार लैंग्वेज मिलेगी आपको कि सर्कुलर स्केल जो है उसको अगर 100 डिविजन्स में बांट दिया है, ये जो सर्कुलर स्केल है उसको 100 डिविजन्स में बांटा है, और पिच अगर 1 mm है, तो लीस्ट काउंट जो आएगा दैट विल बी द पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो दैट बिकम 0.01 mm। ये mm में कैलकुलेशन बनी हुई है। अब एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को स्क्रू गेज काम में लेता है, राइट। ये स्क्रू गेज जो है, अपन जो सेटअप ये देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर स्क्रू का जो कॉन्सेप्ट है उसी को काम में लेता है। तो गाइज इसमें अपन इसके पार्ट्स अगर समझ लें तो वी कॉल दिस पार्ट एज द स्पिंडल। मतलब ये जो P और Q है ना, इस P और Q के बीच में आप वो तार, वो शीट फंसाने वाले हो जिसकी थिकनेस आपको मेजर करनी है। ऑब्वियसली यहां पर अपन 3.964 सेंटीमीटर्स इस तरह की रीडिंग निकालना चाहते हैं। मतलब सेंटीमीटर्स में 3rd डेसिमल तक की रीडिंग मुझे कैलकुलेट करनी है, मुझे 0.001 mm तक की एक्यूरेसी चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत थिन वैल्यूज, मान लो बहुत थिन शीट्स वगैरह भी अगर है ना, बहुत पतले वायर्स भी अगर हैं, तो आप स्क्रू गेज के थ्रू उनकी थिकनेस भी मेजर कर सकते हो। तो मान लो आपने बहुत पतला सा कोई शीट कंसिडर किया और उस पतली सी शीट को आप P और Q के बीच में फंसाओगे, इसको स्पिंडल कहा जाता है। फिर ये आपकी स्लीव होती है, ये आपका एक मेन स्केल होता है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसका मेन स्केल या लीनियर स्केल कहलाता है। ये आपका मेन स्केल या लीनियर स्केल कहलाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो कैलिब्रेशंस बने हुए वो नॉर्मल बने हुए, जैसे 0, फिर ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm से होता है ना, फिर ये 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, फिर उसके बाद वही 1-1 mm के डिवीजन। तो जो आपका नॉर्मल स्केल होता है उसी तरह के डिविजन्स इसके ऊपर बने हुए। और आप देख सकते हैं यहां पर ये आपका 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm उस तरह के डिविजन्स चल रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका लीनियर स्केल, जिसको मेन स्केल भी कह रहे हैं। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल है, ये इसकी तरह काम में आएगा। जो ये इसका स्क्रू का कैप था ना, उसकी तरह एक सर्कुलर स्केल है और इसके ऊपर 100 डिविजन्स की मार्किंग होती है। ऐसे 100 डिविजन्स मार्क कर रखे हैं सर्कुलर स्केल पे। फिर ये जो यहां पे हैंडल है, इसको थिम्बल कहते हैं, इस पूरे सेक्शन को थिम्बल कह रहे हैं। अब इसको होल्ड करके अपन अगर ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से अगर घुमाएंगे, स्क्रू टाइट करेंगे, तो ये उसके करीब जाएगा। तो P और Q अगर पूरा जोड़ना है तो इसको ऐसे घुमाते घुमाते, जैसे इसको घुमा रहे हो ये लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, इसको ऐसे घुमा रहे हो लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है। और अगर अनस्क्रू कर रहे हैं, ऐसे अनस्क्रू करने वाला है, तो जैसे इस अनस्क्रू कर रहे हो तो ये पीछे की तरफ आ रहा है ना। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। तो एक तो हो गया लीनियर स्केल, एक हो गया सर्कुलर स्केल। इसको घुमाना होता है, अगर आप यहां से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो स्क्रू आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज खोल रहे हो तो स्क्रू पीछे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जिसकी विड्थ, थिकनेस वगैरह मेजर करनी है, शीट वगैरह, वो P और Q के बीच में फंसाए जाएंगे, राइट। नाउ द वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है टू डिटरमिन द लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का मेथड मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन समहाउ सबसे पहले आपको पिच के बारे में बताने की ट्राई करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच को सर्कुलर स्केल के डिविजन्स कितने हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। मान लो पिच 1 mm है, यूजुअली होता है, और सर्कुलर स्केल पे अगर 100 डिविजन्स हैं, यूजुअली 100 होते हैं, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/100 mm, 0.01 mm आपका लीस्ट काउंट बन जाएगा। वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट, स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट 0.1 mm आ रहा था, नॉर्मल स्केल में लीस्ट काउंट 1 mm था, और स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट 0.01 mm है, बिकॉज वही उनके मिनिमम मेजरमेंट्स हैं। सेकंड होगा कि भाई जीरो एरर है या नहीं है वो पता करो, तो यहां पर भी जीरो एरर की पॉसिबिलिटी आएगी, अभी देखेंगे। और फिर उसके बाद थिकनेस ऑफ द थिन शीट और डायमीटर ऑफ द वायर जो कैलकुलेशन बनानी है उसके बाद कर लो। तो पहले वही लीस्ट काउंट पता करो, जीरो एरर निकालो, और फिर फाइनल रीडिंग ले लो। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अपने वर्नियर कैलिपर में भी फॉलो किए थे, राइट। नाउ गाइज, पिच कैलकुलेशन कैसे होगी? पिच के लिए जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन आपको क्लियरली बताएगा। वो बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस गिवन इज इक्वल टू y। उस थिम्बल को होल्ड करके मैंने y नंबर ऑफ रोटेशंस दिए, और वो y रोटेशंस की वजह से द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x। उस स्क्रू हेड ने x डिस्टेंस कवर किया है, तो y नंबर ऑफ रोटेशंस में अगर वो x लीनियर डिस्टेंस खिसका है, तो वो एक रोटेशन में कितना खिसकेगा, x/y, और उसी को अपन डिफाइन कर सकते हैं इस कहानी का पिच। एक तो पिच प्रोवाइड करने के लिए क्वेश्चंस कई बार ये लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको दिखा है कि भाई y रोटेशंस में x डिस्टेंस आगे बढ़ा,
तो एक रोटेशन में कितना बढ़ेगा, x/y, उसी को अपन पिच डिफाइन कर दिए। देन अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर पिच जो है वो 0.5 mm है, अगर आपको किसी तरह से पता चल गया पिच 0.5 है और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है, तो फिर लीस्ट काउंट तक कैसे पहुंचोगे, दिस पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो लीस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे इस केस में 0.005 mm हो गया, अगर 1 mm होता तो ये 0.01 mm आपका लीस्ट काउंट आ जाता, तो लीस्ट काउंट तक तो पहुंच गए। अब रीडिंग कैसे लेनी है, रीडिंग लेने के लिए क्वेश्चंस आपको दो तरीके से ये डिटेल बताते हैं, दो तरह से आपको ये डिटेल बताते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि जब P और Q, जो हमारे P और Q है, ये स्पिंडल यहां बीच में जो गैप है, उनके बीच में जब वायर फंसाया, इफ विद द वायर बिटवीन प्लेन फेसेस P एंड Q, द एज ऑफ द कैप, द एज ऑफ द कैप मतलब ये जो ये कैप है ना, ये आपका सर्कुलर कैप कहलाता है। तो इसका जो कैप है, इसका जो एज आ रहा है ना, ये जो एज आ रहा है, ये एज आपके लीनियर स्केल तक कहां पहुंचा है, पहले तो वो रीड करो। जैसे अगर मैं आपका जो लीनियर स्केल है वो ड्रॉ कर रहा हूं, तो लीनियर स्केल का 0 मान लो यहां पर है, तो लीनियर स्केल का 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ये 5 mm, फिर 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm और 10 mm होता है, ये 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए जो आपका ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जो कैप है, इसका जो एज है, मान लीजिए वो सर्कुलर स्केल का एज आ रहा है यहां पे, ये आपका सर्कुलर स्केल यहां पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। तो यहां पे ये वाला जो आपका पोर्शन था ना, ये एज अगर आपकी यहां पे आ रही है, तो आप क्या रीड करेंगे इसमें, 0, दिस इज 1 mm, 2 mm और 3 mm। तो आपका मेन स्केल का रीडिंग तो हो गया 3 mm, और प्लस एक्स्ट्रा रीडिंग आपका और क्या है, वो अब ऐड होना है। मेन स्केल पे यहां पे कितना रीडिंग दिख रहा है, 1 mm, 2 mm और 3 mm दिख रहा है आपको। ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो यहां mm ही कैलकुलेशन चल रही है। तो ये 1 mm वाला हो गया, ये सेकेंड mm, ये लीनियर स्केल रीड कर रहा हूं मैं, तो 3 mm तो मुझे इस लीनियर स्केल पे दिख रहा है, और जो सर्कुलर स्केल है वो 3 और 4 mm के बीच में है, 3 पॉइंट समथिंग mm आंसर आने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने आपको मेन स्केल का रीडिंग बताया कि भाई मेन स्केल पर हमारा जो सर्कुलर स्केल है उसका ये कैप मेन स्केल पर कहां है, पहले तो वो रीड कर लो, पहले तो वो रीड कर लो कि वो मेन स्केल पर कहां है, राइट। तो रीडिंग में, if the wire when placed between the edge of the cap lies ahead of the nth division of the linear scale, linear scale के nth division के अगर वो आगे है, जैसे अभी 3rd डिवीजन के आगे था, तो 3 mm तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है, एंड द nth डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज ओवर द रेफरेंस लाइन। मतलब जब अपन ने P और Q को भिड़ा दिया था, तो ऐसे केस में पूरा इसको आप स्क्रू कर दिया, और ये पूरा यहां पर ये जो कैप है सर्कुलर स्केल का वो 0 तक आ गया, यहां पे आ गया, और ये दोनों मिल गए, तो ऐसे केस में कोई रीडिंग नहीं है। अब आपको P और Q के बीच में अगर इसको फंसाना है, तो आपको स्क्रू ऐसे अनस्क्रू करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तो वो पीछे मूव करेगा, बीच में जगह बनेगी। अच्छा, इसको अगर अपन घुमाएंगे तो ये पीछे मूव कर रहा है, और ये अगर पीछे मूव करेगा तो लीनियर स्केल दिखने लगेगा, लीनियर स्केल पे रीडिंग दिखने लगेगी। तो आपने जब पूरा ये थिम्बल घुमा दिया था, तो आपका जो सर्कुलर स्केल का कैप है वो मेन स्केल के 0 से मिल गया था और कोई रीडिंग नहीं थी। फिर बीच में ऑब्जेक्ट फंसाने के लिए आपने अनस्क्रू किया, तो मेन स्केल दिखने लगा, ये कैप पीछे आने लगी। तो आप ये देखेंगे कि आपके इस ऑब्जेक्ट फंसाने के बाद जो इसका कैप है ना, वो मेन स्केल पर क्या रीडिंग दिखा रहा है। तो जैसे मैंने बोला था, मेन स्केल पे यहां पे 3rd डिवीजन है, तो 3 mm तो रीडिंग हो गई ऑलरेडी, प्लस अब इसमें हमें देखना है कि जो सर्कुलर स्केल का कौन से नंबर का डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन हो रखे हैं, तो सर्कुलर स्केल के कौन सा नंबर का डिवीजन इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। ये जो बीच वाला लाइन है ना, इसको रेफरेंस लाइन कहा जाएगा, ये वाली लाइन। तो सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर का डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के सामने है, वो पता करो। तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि भाई और एडिशनल कितना रीडिंग है। जैसे आपने एक पूरा टर्न लिया तो वो 1 mm बाहर आया, फिर आपने पूरा एक दूसरा टर्न लिया तो वो 2 mm बाहर आया, फिर आपने तीसरा टर्न लिया तो तीसरा mm बाहर आया, यहां तक पहुंचा। अब अगला टर्न जो है वो पूरा हो जाता तो 4 mm बाहर आ जाता,
बट अगला टर्न पूरा नहीं हुआ, मान लो अगला टर्न जो है वो अधूरा ही हुआ है, 30 डिवीजन तक ही पहुंचे हैं। अब यहां पे लीस्ट काउंट काम में आता है कि अगर आपके सर्कुलर स्केल का 30th डिवीजन इधर रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 mm तो कंप्लीट रीड हुआ है, और 30th डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब है कि 30 टाइम्स LC इसमें और ऐड करना है। तो एक डिवीजन से, हमने बोला था एक रोटेशन से वो पिच के बराबर अंदर जाता है या बाहर आता है, तो एक डिवीजन से कितना बाहर आएगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, उसी को लीस्ट काउंट बोल रहे थे। तो 30 डिवीजन से वो कितना बाहर आएगा? वो 30 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर बाहर आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह से ऐड होना है कि आप अपने मेन स्केल का पोर्शन पहले रीड कर लो। तो मेन स्केल की रीडिंग मान लो n है। आप ओवरऑल तो लास्ट में गाइस केवल मेथड आपको ध्यान रखना है कि प्रोसीजर क्या है। तो मेन स्केल पे पहले देख लो कि मेन स्केल में कौन सा नंबर का डिवीजन नजर आ रहा है, तो आपने बता दिया कि nth डिवीजन नजर आ रहा है। उसके बाद सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के सामने है वो पता करो। मान लो सर्कुलर स्केल का स्मॉल nth डिवीजन सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और इन्हें ऐड किया, तो दैट बिकम्स योर टोटल रीडिंग। बिल्कुल सिंपल है कि मेन स्केल पे क्या रीडिंग दिख रही है भाई? 4 mm दिख रही है। ठीक है, 4 mm लिख दिया, प्लस सर्कुलर स्केल का 40th डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या करें? 40 इंटू LC उस 4 mm में ऐड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका यहां पे डेटा देने का होता है कि अगर वो बोल रहा है इफ n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हमने कराए हैं तो वो कितना खुल के बाहर आ गया होगा? एक टर्न से पिच के बराबर बाहर आता है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स फुल टर्न्स कराए हैं तो n नंबर ऑफ फुल टर्न्स कराने के बाद वो कितना बाहर आ गया होगा? तो n टाइम्स पिच के बराबर वो बाहर आ गया होगा। तो ये तो हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद अगला टर्न जो है वो पूरा नहीं हो पाया और mth नंबर का डिवीजन रेफरेंस लाइन के सामने है, तो क्या करेंगे? इसमें m टाइम्स LC और ऐड कर देंगे टू फाइंड द एक्चुअल रीडिंग। मान लो हमें बोला गया कि उसको जब मेजर करना था P और Q के बीच में जो ऑब्जेक्ट फंसाना था, तो स्क्रू को पीछे लाने के लिए 3 फुल रोटेशंस हुए। तो 3 फुल रोटेशंस में वो स्क्रू कितना बाहर खुलेगा, मतलब मेन स्केल पर कितना रीडिंग दिखेगा? तो वो तो हो जाएगा n टाइम्स पिच। एक रोटेशन वो पिच के बराबर घूमता है, मूव करता है, तो 3 रोटेशंस में वो 3 टाइम्स पिच के बराबर बाहर आ जाएगा। वो n रोटेशंस में n टाइम्स पिच के बराबर पीछे आ जाएगा। तो ये तो मेन स्केल रीडिंग होगी। बट इससे 3 रोटेशंस पूरे हो गए, बट चौथा रोटेशन पूरा नहीं हुआ था, तो चौथा रोटेशन आधा ही हुआ है या थोड़ा ही हुआ है, उसमें mth नंबर का डिवीजन, लेट्स से 35 नंबर का डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो 35 इंटू LC आपको इस मेन रीडिंग में ऐड करना है। तो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ गिविंग यू द डेटा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि गाइज एक कंप्लीट रोटेशन से वो पिच के बराबर बाहर आता है ना। 100 डिविजन्स क्रॉस करने से अगर वो पिच के बराबर पीछे आता है स्क्रू, तो एक डिवीजन से वो कितना पीछे आएगा? तो पिच अपॉन 100, उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो वो m डिवीजन से कितना पीछे आएगा? तो m इंटू लीस्ट काउंट, तो वो आपने अपने मेन स्केल रीडिंग में उसे ऐड कर लिया टू फाइंड द फाइनल रीडिंग, राइट। अब इसके अंदर भी जीरो एरर का फंडा है। अब जीरो एरर यहां पे सिंपल है, हैंडल करना सिंपल है कि अगर मैं इस स्क्रू को, इस थिम्बल को पूरा घुमा के आपके सर्कुलर स्केल की कैप को मेन स्केल के 0 से अगर भिड़ा दूं, मतलब P और Q को भिड़ा दूं, और यहां पे ये 0 ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, मतलब इधर का सर्कुलर स्केल का 0 और यहां ये ग्रेजुएशन लाइन जो है रेफरेंस लाइन, ये यहां पे अगर मैच कर गई, मतलब सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के अगर एग्जैक्ट सामने आ गया, दैट मींस देयर इज नो जीरो एरर, ये आइडियल डिवाइस हो गया। बट अगर ऐसा है कि इनको भिड़ाने के बाद भी आपका सर्कुलर स्केल का 0 इस रेफरेंस लाइन के सामने नहीं है, या तो उधर है ऊपर या नीचे है, उस केस में इसमें जीरो एरर होगा और उसको फिर कैलकुलेशन में हमें अकोमोडेट करना होगा। तो आप देखो नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब है यहां पे। तो यहां नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि आपने P और Q को यहां पे मिला दिया और तब भी 0 जो है वो भी 0 से मिला नहीं है। अच्छा, अपन इसको घुमाना कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको अपन यहां ऑब्जेक्ट रखने के लिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, खोलने के लिए। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आप देखो ये 0 थोड़ा सा पीछे है, दैट मींस मुझे एक्स्ट्रा घुमाना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा घुमाना पड़ेगा इसको पीछे लेने के लिए।
तो इससे नेगेटिव एरर कह रहे हैं। ये वही सिचुएशन है जब आपका पॉइंटर जो है वो किलोग्राम में 0 से पीछे था ऑलरेडी, तो आपको वो एक्स्ट्रा रीडिंग जो है ना, जो आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसको ट्रैवल कराना पड़ रहा है, और फिर फाइनल में देख रहे हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी पीछे था, तो इसने तो कम रीड किया होगा, तो इसमें तो और ऐड करो। तो जब आपका 0 इस रेफरेंस लाइन से ऊपर रह जाए, ऊपर रह जाने का मतलब है कि वो एडिशनली पीछे रह गया है, तो आपको अब एक्स्ट्रा घुमाना पड़ रहा है इसको खोलने के लिए। तो एक्स्ट्रा घुमाना पड़ा है, तो ऐसे केस में नेगेटिव 0 एरर आएगा, और फाइनली वो हमारी रीडिंग में अपन ऐड करेंगे कि भाई ये एक्स्ट्रा घुमाना पड़ा था, तो वो वाला गैप भी इसको ट्रैवल करना पड़ा है, तो मुझे रीडिंग में ऐड करना है। नेगेटिव 0 एरर अल्टीमेटली रीडिंग में जाके ऐड होते हैं। तो सिंस ये पीछे रह गया ना, तो हमें अल्टीमेटली उसे ऐड करना पड़ेगा। इन केस अगर ऐसा है कि आपका 0 जो है वो आगे निकल चुका है, 0 आगे निकलने का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी स्क्रू थोड़ा खुला हुआ ही है ना, ये 0 आगे निकल चुका है, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के तो खोलने वाले थे, इसका मतलब ये ऑलरेडी थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ ही है, ऑलरेडी थोड़ा सा रीडिंग इसमें आ रखा है, तो फाइनल मेजरमेंट जो आएगा उसमें से हमें इसे माइनस करना होगा, राइट। करेंगे कैसे कैलकुलेशन? तो सिंपल है कि जब भी आपको दिख रहा है कि 0 और रेफरेंस लाइन मैच नहीं कर रहे, तो आप देखो 0 से कितना डिवीजन मैच कर रहा है, तो यहां 1 2 3, तीसरे नंबर का डिवीजन यहां से कोइंसाइड कर रहा है, तो सीधा 3 इंटू LC, यू नो दैट यहां एक डिवीजन और अगले डिवीजन में LC लीस्ट काउंट के बराबर का गैप है, तो ये 1 2 और 3, तीसरे नंबर का डिवीजन कोइंसाइड किया, तो कितना फर्क आ गया? 3 टाइम्स LC का फर्क आ गया रीडिंग में। ये 3 टाइम्स LC का फर्क आपका इस रीडिंग में आ जाएगा। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का गैप जो है उसी को अपन LC बोल रहे हैं यहां पे एक तरह से, तो ये 3 डिवीजन का गैप है, तो 3 टाइम्स LC का फर्क आ रहा है इसमें, ठीक है। और यहां पर भी वही है, आप देखो यहां 0 इधर रह गया, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? तो 1 2 3 और चौथे नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 टाइम्स LC कर लो, वही आपका 0 एरर है। तो ऐसे केस में भी गाइज होना यही है, अगर 0 ऑलरेडी आगे खिसका हुआ है, अनस्क्रू करने के लिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की रास्ते में 0 ऑलरेडी आगे खिसका हुआ है, दैट मींस उसमें पॉजिटिव 0 एरर है, उसमें ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा रीडिंग मिलेगी, तो आप बाद में उसको माइनस कर लेना। और अगर आपका नेगेटिव 0 है, मतलब 0 थोड़ा पीछे रह गया, दैट मींस आपको रीडिंग जो है वो कम मिलने वाली है, बिकॉज 0 ऑलरेडी पीछे था थोड़ा, तो उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करा के घुमाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में वो नेगेटिव 0 एरर को लास्ट में जाके, मतलब मैग्नीट्यूड जो है एरर का, वो ऐड कर लेना। अगर आपको एरर साइन के साथ नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन के साथ लिखोगे तब क्या करना है वो मैंने बता दिया था। और अगर आप एरर को साइन के साथ नहीं लिखना चाह रहे हो, आपको पता है कि नेगेटिव 0 एरर है बट मैग्नीट्यूड इतना है, पॉजिटिव एरर है मैग्नीट्यूड इतना है, तो पॉजिटिव 0 एरर को हमारी रीडिंग में जाके माइनस कर लेना, और नेगेटिव 0 एरर को हमारी रीडिंग में जाके ऐड कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सीधा सीधा चुपचाप अपने ऐड कर लिया, और कुछ हिसाब किताब और रैंडमली चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 0 अगर रेफरेंस लाइन से मैच ना करे, दैट मींस देयर इज 0 एरर। फिर जिस नंबर का डिवीजन 0 के बाद आप देखो कितने डिवीजन का फर्क आ रहा है, तो 7वां डिवीजन अगर वहां और रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, तो 7 टाइम्स LC इज द एरर। अब वो 0 पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है वो आप देख लोगे, और उसके हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, राइट। तो देखो एक बार इस लैंग्वेज में इसको रिलेट करके देखते हैं। इट सेज द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm, पिच बता दिया, एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहां से पहले लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट अपन ने क्या सीखा था? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 1/100 mm, ये 0.01 mm आपका लीस्ट काउंट बन गया। When faces A and B are just touching each other without putting anything, मतलब ये 0 एरर की बात बता रहे हैं अब, कि जब उसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, without putting anything, the studs 32nd division of the circular scale coincides with the reference line। 32nd डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब है कि 0 तो आगे जा चुका है ना, अपन इसको ऐसे मतलब 0 आगे जा चुका है, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा अपन मार्किंग करेंगे, तो 32वें नंबर का डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 0 ऑलरेडी आगे जा चुका है, तो दिस इज अ पॉजिटिव 0 एरर, राइट। 32वें नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब 0 आगे निकल चुका है ऑलरेडी, मतलब आपने अभी अनस्क्रू करना शुरू भी नहीं किया है, और ऑलरेडी 32वां डिवीजन की रीडिंग दिख रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव 0 एरर है, और लास्ट में जाके सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। तो एरर निकाल के रख लिया पहले। 32nd डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, तो 32 इंटू LC, दैट मीन 0.32 mm,
अपना एरर वैल्यू आ गया, है ना। 32 इंटू लीस्ट काउंट कर लिया तो 0.32 mm आपका ये एरर वैल्यू आ गया। नाउ व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द लीनियर स्केल रीड्स 4 डिविजन्स। अब लीनियर स्केल पे डिविजन्स देखो तो वो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm ऐसे डिविजन्स थे, है ना। लीनियर स्केल पर, मेन स्केल पे सेंटीमीटर्स वाले डिविजन्स नहीं है, इतने बड़े बड़े रीडिंग्स नहीं आने वाले इसमें। तो फोर्थ डिवीजन का मतलब है वो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm वाली बात कर रहा है वो। तो द लीनियर स्केल रीड्स 4 डिवीजन, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, लीनियर स्केल पे 4 डिविजन रीड करने का मतलब है 4 mm प्लस, एंड द सर्कुलर स्केल रीड्स 16 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे 16 डिवीजन रीड कर रहा है, तो 16 टाइम्स LC और ऐड किया, और फिर उसके बाद 0 ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन फ्रॉम द सर्कुलर स्केल व्हेन A and B टचेस ईच अदर। मतलब वही आपका लीनियर स्केल का 0 हिडन नहीं है, लीनियर स्केल का 0 हिडन नहीं है, मतलब स्क्रू जो है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, मतलब वही पॉजिटिव 0 एरर है, यही मतलब है इसका, पॉजिटिव 0 एरर है। वो पॉजिटिव 0 एरर मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0.32 mm सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जाएगा 4 mm प्लस 16 LC हो जाएगा 0.16, और उसमें से 0.32 माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 0.16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 0.16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3.84 mm अपना आंसर आ रहा है। तो 3.84 mm का मतलब हो गया, अगर सेंटीमीटर्स में करेंगे तो 0.384 सेंटीमीटर्स। मैं ये बोल रहा था ना कि थर्ड डेसिमल ऑफ सेंटीमीटर्स तक आंसर निकाल पाओगे, तो 3.484 mm या 0.384 सेंटीमीटर अपना इस केस में आंसर बन रहा है। तो आपने पहले तो लीनियर स्केल का रीडिंग उठाया कि लीनियर स्केल रीड्स 4 डिविजन्स मतलब 4 mm, फिर उसमें सर्कुलर स्केल 16 और रीड कर रहा है तो 16 टाइम्स LC ऐड किया, और उसमें पॉजिटिव 0 रहे तो लास्ट में आके सब्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके हिसाब से वी हैव दिस आंसर एज 0.384 सेंटीमीटर, राइट। तो ये एक सिचुएशन हुआ। फाइन, तो फर्दर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मेंस 22 का आया हुआ सवाल है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड। द स्क्रू मूव्स 0.5 mm ऑन द मेन स्केल इन 1 रोटेशन। तो ये क्या हो गया, ये पिच हो गया। ये ना आपको लैंग्वेज में ऐसे टर्मिनोलॉजीज बताएगा, तो ये आपको पिच की वैल्यू मिल गई। द टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50 है, तो पहले अपन अपना लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। वी नो दैट लीस्ट काउंट इज पिच मतलब 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50, तो दैट कम्स आउट एज 1/100, वही 0.01 mm 1/100 ऑफ mm एक्सपेक्टेड होता है, वही आपका लीस्ट काउंट आ गया। मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 mm, तो मेन स्केल रीडिंग, अब रीडिंग की बात आ रही है, तो 2.5 mm आपका मेन स्केल का रीडिंग है। 2.5 mm तो ऑलरेडी मेन स्केल पे दिख रहा है, प्लस द 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन पिच लाइन, तो 45th वाला रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, तो 45 इंटू LC इसमें ऐड होगा, ये हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर हैज 0.03 mm नेगेटिव एरर। अब मैं जानता हूं कि यहां 0.03 नेगेटिव एरर मैग्नीट्यूड बताया एरर का, और हम जानते हैं नेगेटिव एरर को हमें और ऐड करना होता है ना, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं, तो नेगेटिव एरर इसमें ऐड हो जाएगा, 0.03 mm इसमें ऐड हो रहा है। अब अपनी कैलकुलेशन में अपन देखें तो 2.5 mm तो ये है, LC 0.01 है तो 0.45 ये ऐड हुआ, और 0.03 ये ऐड हुआ, तो अल्टीमेटली दैट बिकम्स 2.98, है ना, 2.98 बन रहा है। आप देखो 2.98 mm, तो मिल रहा है हमें आंसर 2.98 mm, ये आपका आंसर बन रहा है। तो सिंपली अगर हमें इसको डिकोड करना आता है ना, इसकी लैंग्वेज को अगर डिकोड करना आता है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आराम से सॉल्व हो सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में इट सेज द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज पॉजिटिव 0 एरर ऑफ 0.2 mm। पॉजिटिव एरर है, खुद ही बता दिया इसने, वी नो दैट पॉजिटिव एरर तो सब्ट्रैक्ट होता है लास्ट में जाके। इफ व्हाइल टेकिंग अ मेजरमेंट इट वाज नोटेड दैट 0 ऑन द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 8.5 सेंटीमीटर एंड 8.6, तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 8.5 और 8.6 के बीच में, मतलब आंसर 8.5 से 8.6 के बीच में आने वाला है। तो रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग आएगी 8.5 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। नाउ द वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, मतलब वर्नियर का 6th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, जैसा अपन को ढूंढना होता है, तो जिस नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करे उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देन द करेक्ट वैल्यू, अच्छा इसमें 0 एरर का कहीं मैटर ही नहीं दिया इसने, तो 0 एरर है ही नहीं,
तो सिंपली गाइज 8.5 सेंटीमीटर तो रीडिंग दिख रहा था ऑलरेडी, और 6 टाइम्स एलसी, लीस्ट काउंट 0.01 बता दिया, तो 0.06 आपका ये पॉइंट ऐड हुआ, तो दैट बिकम्स 8.56 सेंटीमीटर एज एक्सपेक्टेड। ये अपना सिंपल कैलकुलेशन से आंसर बन रहा है। सिंस अच्छा पॉजिटिव जीरो एरर है, सॉरी पॉजिटिव जीरो एरर है, तो ये अपन रीडिंग बता दिया, और इसमें पॉजिटिव जीरो एरर को सबट्रैक्ट करना होगा ना लास्ट में, तो 0. देखना अब यहां एक बात का ध्यान देंगे, ये जो आपने कैलकुलेशन किया है सारा ये सेंटीमीटर्स में किया है, लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर्स में है, जबकि एरर जो दे रखा है वो mm में दे रखा है, तो 0.2 माइनस मत कर लेना, ये 0.2 mm मतलब 0.02 सेंटीमीटर्स माइनस किया, तो ये 0.02 सेंटीमीटर्स माइनस हो रहा है, तो आपका रीडिंग 8.54 सेंटीमीटर फाइनल बनेगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या था, 8.5 प्लस समथिंग करना है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, 6th, तो 6 टाइम्स एलसी ऐड किया। पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, 0.2 mm है, बट सब कुछ सेंटीमीटर्स में, तो यहां जीरो एरर माइनस करना है, 0.02 सेंटीमीटर माइनस करना है, उसके हिसाब से रिजल्ट तक पहुंचे। राइट, तो सिंपल सिचुएशन है। नेक्स्ट देखिए, नाउ गाइस नेक्स्ट में इट सेज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू है, 0.1 सेंटीमीटर, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब एस की वैल्यू है। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्डिंग टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ये अपना रेगुलर लैंग्वेज है जो पहले भी अपने डिस्कस किया था। तो ऐसे केस में अपन या तो s माइनस वी निकाल लें, लीस्ट काउंट या तो s माइनस वी से निकाल लो, या फिर वो s बाय n जो सिखाया था वैसे निकाल लो। s कितना है 0.1 और n कितना है, डिविजन्स कितना है 10 है वर्नियर स्केल पे, तो ये आपका 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आ गया। यूनिट्स का ध्यान रखना, सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट आ गया। 0.1 mm भी लिख सकते हैं या 0.01 सेंटीमीटर में। तो जैसा स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आता है ना, वही आया ये 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, वही आया है। नाउ द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द कैलिपर्स विद नो गैप इन बिटवीन। तो लेफ्ट वाला तो नो गैप इन बिटवीन वाली हालत में बता रहा है, मतलब ये एरर बता रहा है। देखो एरर कैलकुलेट करें तो वर्नियर का 0 मेन स्केल से 0 से लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव 0 एरर हो गया है ना। वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में, तो ये नेगेटिव 0 एरर हो गया। तो पहले देखें नेगेटिव 0 एरर कैसे निकालेंगे, कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6th ओवरलैप है यहां पे। तो नेगेटिव 0 एरर में जब एरर की बात आती थी, एरर का केवल मैग्नीट्यूड निकालो बस। मैंने बोला था नेगेटिव 0 एरर में अगर यहां 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आपको 10 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, वो एरर की वैल्यू बनेगी। तो 0 पॉइंट, ये आपका 10 माइनस 6 4 इंटू लीस्ट काउंट ये निकाला हुआ है, तो 0.04 सेंटीमीटर आपका एरर है, बट नेगेटिव एरर है, और नेगेटिव एरर को लास्ट में जाके ऐड करना होता है। राइट, द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद द सॉलिड स्फीयर। अब ये रीडिंग बता रहा है ये वाला, तो रीडिंग देखो कहां आ रहा है आपका, वर्नियर का 0 आ रहा है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मतलब 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। अच्छा ये 3.1 के भी थोड़ा सा आ गया, ये 3.1, दिस इज 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो रीडिंग जो आने वाला है वो आएगा 3.1 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। ये 3 यहां 3.1 और वर्नियर का 0 3.1 के जस्ट आ गया। अच्छा ओवरलैपिंग कहां हो रही है, ओवरलैपिंग यहां 1 पे ही हो गई, देखो 0 पे तो नहीं थी, 1 पे कोइंसाइड कर गया। तो फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइडिंग है, तो 1 टाइम्स एलसी ऐड किया, और नेगेटिव एरर था तो नेगेटिव एरर जो था वो भी ऐड किया, तो ये ऐड होकर दिस इज 3.1 प्लस 0.01 ये प्लस 0.04, दैट मेक्स इट 3.15 सेंटीमीटर एज द रीडिंग। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये थर्ड ऑप्शन 1 और 1 दोनों आ गए, यहां पे 1.5 एक्चुअली है, और ये आंसर है 3.15। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का, कि आपको डायग्राम बताकर एक तो एरर कैलकुलेट करवा रहा है, सिंस 0 लेफ्ट में था तो नेगेटिव 0 एरर वाला मेथड जो सिखाया था वो अप्लाई हुआ, फिर इससे आपको वो मेन स्केल रीडिंग बता रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 में भी 3.1 के थोड़ा सा आगे है, तो 3.1 समथिंग प्लस समथिंग। डिवीजन पहला ही कोइंसाइड कर गया, तो 1 टाइम्स एलसी ऐड किया, और नेगेटिव 0 एरर था तो नेगेटिव 0 जाके उसमें ऐड कर दिया। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नीट 21 का सवाल है। इट सेज अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड फॉर मेजरिंग द वायर ऑफ डायमीटर।
मेन स्केल रीडिंग 0 mm है, तो अपनी फाइनल रीडिंग की तरफ जाते हैं। मेन स्केल 0 पे दिख रहा है, 0 mm प्लस समथिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, मतलब मेन स्केल पे अभी पहला डिवीजन भी दिखना शुरू नहीं हुआ है, केवल 0 डिवीजन दिख रहा है, और 0 डिवीजन से थोड़ा सा आगे वो आपका कैप जो होता है ना सर्कुलर स्केल का, थोड़ा सा आगे बढ़ा है बस। तो सर्कुलर स्केल 52 डिवीजन, तो क्या करना होता है सर्कुलर स्केल की रीडिंग का? LC से मल्टीप्लाई करना होता है। गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करिस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सिंपल सिचुएशन है वही, मेन स्केल का 1 mm सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन के बराबर है, मतलब पिच 1 mm है, और लीस्ट काउंट निकालेंगे तो 1/100, मतलब वही कि अगर सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन घुमाते हो तो मेन स्केल का 1 mm दिखाई पड़ता है। एक सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन में उसका लीनियर मोशन क्या होता है, उसी को अपन पिच बोल रहे थे। तो 1 mm तो पिच हो गया, और 100 डिवीजन यहां हो गए, तो गाइज लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई आपकी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो 0.01 mm आपका लीस्ट काउंट बन गया। अब डायमीटर निकालना है, एरर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो सिंपली सॉल्व हो गया। तो 0 प्लस 52 टाइम्स लीस्ट काउंट, दैट कम्स आउट एज 0.52 mm। ये mm में चल रहा था सारा कैलकुलेशन, 0.52 mm, और ऑप्शन सेंटीमीटर में तो 0.052 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें एरर के बारे में कोई भी बात नहीं की है, तो एरर का कैलकुलेशन करना ही नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन से अपना रिजल्ट बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में इट सेज अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट दे दिया, एंड देयर आर 50 डिविजन्स एंड पिच निकालना है। सिंपल पिच का जो अपना फॉर्मूला होता था ना, यू नो दैट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहां से पिच कैलकुलेट करना है, नीट का ही आया हुआ सवाल है, और देखो कितना सिंपल है। तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय n, तो क्या बोला है? लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm है, और नंबर ऑफ डिविजन्स 50 हैं, तो दैट कम्स आउट एज 0.50 mm। ये 0.50 mm, 0.5 mm आपका ये पिच का वैल्यू आ रहा है। सिंपली आपका जस्ट एक फॉर्मूला जो सीखा हुआ है उसी से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट, now it says the main scale of a vernier caliper has n divisions per centimeter. The main scale जो है that is n divisions per centimeter। दोस्तों n divisions का साइज अगर 1 सेंटीमीटर है, यही इसने बोला है मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं। तो n डिविजन्स का साइज अगर 1 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज कितना हो जाएगा? तो 1/n हो जाएगा, और उसी को s बोलते हैं, उसी को s बोलते हैं अपन। तो मेन स्केल के एक डिवीजन का जो साइज होता है उसी को अपन s बोल रहे थे। तो मेन स्केल के n डिविजन्स का साइज अगर 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन का साइज कितना होगा? 1/n, उसको s बोल दिया। ये यहां तक की बात हो गई, फुल स्टॉप। नाउ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वही जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट सीखा था कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मतलब n टाइम्स v इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज n माइनस 1 टाइम्स s। अब इसको सॉल्व करके लीस्ट काउंट पे पहुंचना है, तो वी नो दैट लीस्ट काउंट मतलब s माइनस v, तो हो जाएगा nv माइनस ns, सॉरी nv इक्वल टू ns माइनस s। रीअरेंज करेंगे तो s माइनस v की वैल्यू आ रही है s बाय n, और s माइनस v ही लीस्ट काउंट होता है। अच्छा, s बाय n, s का खुद का वैल्यू क्या है? 1/n, तो यहां 1/n रखो तो आपका लीस्ट काउंट कितना आ गया? इट्स 1/n स्क्वायर, एंड दिस इज द रिजल्ट। अगेन अगर आपने बेसिक सही से समझा है तो आराम से क्वेश्चन मैनेज हो रहा है, इजीली सॉल्व हो रहा है, 1/n स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 18 का सवाल है गाइस। इट सेज अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। ऑलरेडी लीस्ट काउंट गिवन है, तो पिच वगैरह की चिंता नहीं है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, तो ये मेन स्केल रीडिंग 5 mm है। यूनिट हमेशा लिखते जाना, हमेशा साथ में, ताकि गलतियां नहीं हो। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with 25 divisions above the reference line, है ना। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with 25 divisions above the reference line। तो रेफरेंस लाइन जो है उसमें 25 डिवीजन क्रॉस हो चुके हैं, तो अगेन वो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। जीरो पार हो चुका है और 25वां डिवीजन रेफरेंस लाइन से क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 25 टाइम्स LC, जीरो एरर नहीं, सॉरी, कि आपका
मेन स्केल रीडिंग जो है 5 mm तो है, और सर्कुलर स्केल पर वो 25वां डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन में दिख रहा है, तो वो आपके मेन स्केल रीडिंग में सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐड करनी है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 टाइम्स LC ऐड हुआ। अब एरर है क्या? द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है गाइज कि अगर क्वेश्चन एरर को ऐसे लिख रहा है, क्वेश्चन एरर को अगर माइनस के साथ लिख रहा है, मतलब वो बता रहा है कि भाई ये नेगेटिव जीरो एरर है। और नेगेटिव जीरो एरर में मैंने आपको कहा था कि उसका मैग्नीट्यूड अपनी रीडिंग में ऐड करो। क्वेश्चन कई बार वर्ड लिख देता है नेगेटिव एरर, या फिर क्वेश्चन कई बार ऐसे साइन लगा देता है कि भाई नेगेटिव एरर है, तो आपको नेगेटिव एरर क्या करना होता था? रीडिंग में ऐड करना होता था। तो ये रीडिंग में ऐड किया 0.004। ध्यान देना ये mm में है, LC सेंटीमीटर में है, और एरर भी सेंटीमीटर्स में है, तो सब कुछ mm में कन्वर्ट करके चलो। 0.004 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.04 मिलीमीटर। दिस इज 5 mm प्लस 25 इंटू लीस्ट काउंट, या फिर ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो आप चाहो तो सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, वो भी चलेगा। तो 5 mm है, दैट बिकम 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 LC। LC ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो 0.025 हो गया ये, और एरर 0.004 ऐड करना है, तो दैट अल्टीमेटली बिकम्स 0.529 सेंटीमीटर। 0.529 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ रहा है ना। केवल यूनिट्स का थोड़ा केयर करो, बाकी तो इजी सिचुएशंस हैं कि आपने यूनिट देखा कि यार लीस्ट काउंट सेंटीमीटर्स में, ये सेंटीमीटर्स में, बट यहां mm में है, तो उसका ध्यान रख लिया। दिस वाज द मेन स्केल रीडिंग, दिस इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग, एंड दैट इज द एरर, और उनको एडजस्ट करके आंसर आ, ठीक है। सो फाइन, तो ये अपना फिनिश हुआ गाइज। इसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस, इसी के आसपास की लैंग्वेज आपको एग्जामिनेशंस में मिलती है। आप आराम से एक बार इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लो, और भी कुछ PYQs वगैरह आपको करने हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिए, एंड आराम से इस टॉपिक को फिनिश करके यू कैन इंश्योर कि नीट या मेंस में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप डेफिनेटली मैनेज कर सकेंगे गाइज। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।